अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। गज़ा के ताल्लुक़ से भी ख़बरें आपके सामने रखेंगे, उसके साथ ही हिंदुस्तान से जुड़ी कई अहम और ख़ास ख़बरें हैं, उस पर भी नज़र करेंगे। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी एक नई सियासी बहस का बाइस बन चुकी है। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म की गैर मौजूदगी को निशाना बनाते हुए एक तंज़िया पोस्टर जारी किया, जिसमें सिर्फ कपड़े नजर आ रहे हैं जबकि इंसान गायब है और उस पर गायब लिखा हुआ है। ये पोस्टर कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जिम्मेदारी के वक्त गायब के कैप्शन के साथ शेयर किया था। ये एक सियासी तंज था, मगर बीजेपी ने उसे एक नया रुख देने की कोशिश की है। बीजेपी के आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो इस पोस्टर के जरिए मुस्लिम वोट बैंक को मुश्ताइल करने और सरतन से जुदा जैसे जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अमित मालविया ने इस पोस्टर को वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इश्तिहार अंगेजी करार दिया। वहीं बीजेपी के एक और तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर पाकिस्तान नवाजी का इल्जाम लगा दिया। इस पूरे वाक़ये ने एक अहम सवाल को पसे पुश डाल दिया है। आखिर पहलगाम हमले जैसे संगीन वाक़ये पर वज़ीर-ए-आज़म कुल जमाती मीटिंग से आखिर क्यों गायब थे? कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म न सिर्फ मीटिंग से गैर हाजिर थे, बल्कि अब तक उस हमले पर कोई ठोस बयान या पॉलिसी सामने नहीं लाई गई है। उनका मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म एक खुसूसी इजलास तलब करें और मुल्क को बताएं कि ये संगीन हमला कैसे हुआ और हुकूमत ने उसे रोकने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। सवाल ये नहीं कि पोस्टर में क्या पैगाम था, सवाल ये है कि एक जमहूरी मुल्क में अगर अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए तो उसे फ़िरक़ावाराना रंग देकर दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या हुकूमत से सवाल पूछना अब इश्तिहार अंगेजी बन चुका है? क्या तनकीद का जवाब किरदार कशी से दिया जाएगा? बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस सदर ने पहलगाम हमले पर वज़ीर-ए-आज़म को एक खत भी लिखा है, जिसमें खुसूसी इजलास पार्लियामेंट का जो है खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा भी उनकी तरफ से किया गया है। आप क्या सोचते हैं, क्या वज़ीर-ए-आज़म को पहलगाम हमले पर कौम के सामने आकर वजाहत देनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वहीं पहलगाम हमले के बाद तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र वादी कश्मीर के हसास इलाकों में मौजूद 50 पार्कों और गार्डन्स को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सिक्योरिटी एजेंसियों की सिफारिश पर यह फैसला किया है। अफसरों ने मंगल को बताया कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को ध्यान में रखते हुए अभी एहतियात बरतने की जरूरत है, इसलिए सयाहों के लिए खतरा देखते हुए 87 अवामी पार्कों और गार्डन्स में से 48 के गेट बंद कर दिए गए। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद वादी में फ़आल दहशतगर्दों के घरों को उड़ाने का बदला लेने के लिए टीआरटी के जरिए कुछ टारगेटेड कत्ल के साथ साथ बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश के बारे में खुफिया इत्तलाआत मिल रही हैं। वहीं इस बंद की वजह से कश्मीरियों पर ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है, खासकर सियाहती शोबे को कश्मीर में जो है वो खासा नुकसान हो रहा है। वहां पर होटल, कंपनी खोलने और फल का कारोबार करने का इरादा रखने वाले सरमायाकारों के एतमाद में भी जो है वो कमी देखी जा सकती है। नाज़रीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में बेचैनी पाई जा रही है और मुस्लिम नुमाइंदा तंजीमें इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इजलास भी मुनाकिद करके उस पर एतराज़ जता रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में मजीद अर्जियां जो है इसको लेकर दाखिल करने की कोशिश की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दर्जन से जायद नई मफाद आम्मा की अर्जियों पर समाअत से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही वाली बेंच ने वादा किया है कि इस मामले में पहले ही 5 अर्जियां मंजूर की जा चुकी हैं, इसलिए अब मजीद नई अर्जियां कबूल नहीं की जाएंगी। अदालत का कहना था कि बेशतर नई दरखास्तें एक दूसरे से मुशाबे हैं या मुकम्मल तौर पर नकलशुदा है। बेंच ने कहा कि अगर किसी के पास नया कानूनी पहलू है तो वो मुदाखलत की अर्जी दायर कर सकता है। बता दें कि मुस्तरद की गई अर्जियों में कांग्रेस एमपी इमरान प्रतापगढ़ी, डेरिक ओब्रायन, पीडीपी, मुस्लिम एडवोकेट्स एसोसिएशन और दीगर तंजीमें जो है वो शामिल थी। उनकी अर्जी जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने जोर दिया है कि पहले से ज़ेर समाअत 5 अर्जियों को तरजीही बुनियाद पर निपटाया जाएगा। उसे बता दें कि कल यानी कि 30 अप्रैल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ बचाओ मुहिम के तहत होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम बत्ती गुल तहरीक मनाए जाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत
इंशाअल्लाह बतारीख 30 अप्रैल 2025 बरोज बुध रात 9 बजे से 9:15 बजे तक, यानी कि 15 मिनट के लिए बतौर एहतिजाज अपने मकानों, दुकानों, फैक्ट्री और ऑफिसेस वगैरह की तमाम लाइट्स जो है वो बंद कर दिए जाने की बोर्ड की तरफ से अपील की गई है, ताकि इस खामोश एहतिजाज के जरिए हुकूमत वक्त पर वक्फ कानून के खिलाफ हमारी यकजहती का भरपूर मुजाहरा करते हुए हमारी नाराजगी और बेजारगी का जो वो इजहार किया जाए। यकीनन ये एक सिंबॉलिक प्रोग्राम है, लेकिन अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा इसमें तन मन धन के साथ लग जाए और एक ही वक्त में पूरे मुल्क के अंदर, मुल्क के हर कोने और गोशे के अंदर अगर रात के 9 बजे से 15 मिनट तक यानी 9:15 बजे तक के अगर हम अपने घरों की बत्तियां गुल कर दें, अपने कारखानों की बत्तियां गुल कर दें, अपनी दुकानों की बत्तियां गुल कर दें, तो हमारा एक मुत्तहदा मौक़िफ़ हुकूमत हिंद के खिलाफ पास जाएगा और यकीनन इसका भी एक असर। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हिंदुस्तान नेपाल सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में वाक़ कम से कम 20 से ज़ायद मसाजिद और मदारिस को मुनहदिम कर दिया है। योगी हुकूमत ने रेवेन्यू कोड की दफा 67 का हवाला देते हुए बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी अजला में तजावुजात के नाम पर कार्रवाई का ऐलान किया है। श्रावस्ती में 17 गैर तस्लीम शुदा मदारिस बंद किए गए हैं। वहीं सिद्धार्थनगर, बहराइच और लखीमपुर खीरी में मुतअद्दिद मसाजिद और मदारिस को तजावुजात करार देकर मुनहदिम किया गया। कुछ मकामात पर हुक्काम ने दावा किया कि मजहबी ढांचे मौजूद नहीं थे, मगर कई जगहों पर कार्रवाई का रुख खास मजहबी व तालीमी इदारों की तरफ ही रहा। इस सारी कार्रवाई पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या यही सख्ती दीगर मज़ाहिब के इबादत खानों या इदारों पर भी लागू की जा रही है, या फिर मुसलमान इदारे ही बार बार इसके निशाने पर है। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस TISS में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम यानी PSF ने कैंपस में इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज माहौल के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की। फोरम का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद से मुसलमान तलबा को निशाना बनाने वाली नफरत अंगेज तकारीर और मैसेजेस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है और ये सब कुछ TISS के सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो रहा है, जिनमें सीनियर फैकल्टी मेंबरान भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जब मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज बयानात के खिलाफ कुछ तलबा ने उस पर एतराज जाहिर किया तो उन्हें ग्रुप से हटा दिया गया। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि TISS इंतजामिया ने अब तक इस संगीन मामले पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है और न ही उनकी तरफ से कोई बयान जारी किया गया है और न ही वजाहत की गई है और न ही कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। अहमदाबाद के चंदवाला झील के करीब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और गुजरात पुलिस की जानिब से मुबैना गैर कानूनी बस्तियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर इन्हिदामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि ये इलाके बांग्लादेशी तारिकीन वतन का गढ़ बन चुके हैं, लेकिन पुलिस का यही दावा सवालों के घेरे में है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 6 वर्षों में यहाँ से 251 मुबैना बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जबकि सिर्फ 2024 में 72 अफराद गिरफ्तार किए गए। लेकिन हालिया ऑपरेशन में जिन सैकड़ों अफराद को हिरासत में लिया गया, उनमें से कई ने हिंदुस्तानी शहरियत के दस्तावेजी सबूत फराहम करके अपनी रिहाई हासिल भी की है। वहीं RJD लीडर रितु जायसवाल ने भी इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनमें से कई अफराद बिहार के बाशिंदे हैं। इस दौरान इलाके में बुलडोजर चलाकर घर मिसमार किए जा रहे हैं और 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को वहां तैनात किया गया था, जिससे मुतासिरा आबादी में खौफ व हरास का माहौल देखा जा रहा है। गजा के हालात की अगर बात करें तो बहुत सारी खबरें गजा के ताल्लुक से हैं। सबसे पहली खबर यही है कि इसराइली फौज की जानिब से जो जुल्म बर्बरियत है वो उसका सिलसिला थमा नहीं है। ड्रोन हमले के नतीजे में मजीद 5 बच्चों समेत 44 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए हैं। गुज़िश्ता अगर 36 घंटों की अगर बात करें तो गजा के अस्पतालों में इसराइली फोर्सेस के हाथों 100 अफराद की शहादत की इत्तलात मौसूल हुई हैं। दूसरी जानिब इंसान हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी को बराह रास्त नश्र कर रहा है, जबकि फलस्तीनियों का सफाया करने के मखसूस इरादे के साथ गैर कानूनी इक़दाम भी उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। दरियासना अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने इसराइल पर इल्जाम आयद किया है कि वो अपनी जारी नाकाबंदी के जरिए फलस्तीनी बच्चों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा हो गई है और 11 लाख में से 65,000 से ज़ायद बच्चे अस्पतालों में दाखिल हैं, जो कि रोज़ाना भूख का सामना कर रहे हैं। उनके लिए एक वक्त की रोटी उन्हें नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद इसराइली नाकाबंदी जारी है, जिसकी वजह से कई बच्चे जो है
وہ بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہیں۔ وہیں ICJ میں اسرائیل کی جانب سے جاری نسل کشی کے معاملے کی سماعت جاری ہے۔ آج سعودی عرب کے نمائندے محمد سعود الناصر نے بھی جو ہے بین الاقوامی عدالت انصاف کے سامنے ایک سخت الفاظ میں بیان دیا ہے، جس میں مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے ساتھ ساتھ غزہ میں اسرائیل کی بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ الناصر نے مقبوضہ علاقے میں بین الاقوامی انسانی ہمدردی کی کوششوں میں اسرائیل کی رکاوٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہیں اسرائیل کے انتہا پسند قومی سلامتی کے وزیر کو امریکی کانگریس میں انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جہاں ان کے خلاف جنگی مجرم جیسے نعرے لگے، اور یہ نعرے لگانے والے کچھ یہودی ہی تھے جنہوں نے کہا کہ یہ لوگ ان کے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں۔ وہیں اتنا سننے کے بعد ایتامر بن گوئر جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گئے اور مظاہرین کے خلاف ہی وہ چلانے لگے۔ دراصل مظاہرین ان کے خلاف جنگی مجرم اور بہت سارے جو ہے نعرے لگا رہے تھے۔ اپنے پہلے امریکی دورے کے دوران بن گوئر کچھ قانون سازوں سے ملاقات کرنے کے لیے کانگریس میں موجود تھے۔ بن گوئر مظاہرین پر چیخے چلائے اور ان پر جھپٹنے کے لیے اپنے سیکیورٹی گارڈز کو دھکے دیتے ہوئے بھی نظر آئے، جو کہ ان کی فرسٹریشن کو بھی ظاہر کر رہا تھا۔ بعد میں وہ کانگریس کے ایک رکن کے دفتر میں داخل ہو گئے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں صارفین کہہ رہے ہیں کہ اب حالات بدل رہے ہیں اور اسرائیلی وزراء کو اب وہ عزت نہیں مل رہی جو کبھی ان کے لیے عام تھی، جو کہ اسرائیلی حکام کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ بن گوئر جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت میں ایک اہم شخصیت ہے، اپنے انتہا پسندانہ خیالات کی وجہ سے پہلے بھی تنازعات کا شکار رہے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے غزہ کے باشندوں کے خلاف تشدد کو ہوا دی ہے اور فلسطینیوں کے خلاف سخت پالیسیوں کی انہوں نے حمایت بھی کی ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں بھی اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے الزامات کے تناظر میں بن گوئر کے بیانات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فلسطین سے یکجہتی کی پاداش میں یمن پر جاری امریکی جارحیت خود امریکہ کے لیے درد سر بن چکی ہے۔ 15 مارچ 2025 سے اب تک یمنی انصار اللہ یعنی کہ حوثی فورسز امریکی عسکری ٹیکنالوجی کو پے در پے شکست سے دوچار کر رہے ہیں، جن کے ہاتھوں اب تک امریکی فضائیہ کے 7 مہنگے MQ-9 ریپر ڈرونز تباہ ہو چکے ہیں، جن کی مالیت ملینز ڈالر میں بتائی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ کے F-18 جنگی طیارے کو بھی یمنی فضا میں ہدف بنائے جانے کے بعد شدید تکنیکی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں طیارہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ امریکی پینٹاگون نے بھی اس نقصان کو تسلیم کرتے ہوئے اسے غیر متوقع دفاعی چیلنج قرار دیا، لیکن ماہرین اسے امریکی عسکری غرور کا منطقی انجام تصور کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اربوں ڈالر کی دفاعی مشنری کے تباہ ہونے سے امریکی عوام پر معاشی بوجھ مزید بڑھے گا، جبکہ دوسری طرف فلسطینی عوام کے خلاف اس کی خاموشی واشنگٹن کی انسانی حقوق کی منافقانہ پالیسی کو بھی بے نقاب کر چکی ہے۔ تو ناظرین خبریں میں اس خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔